बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं आसिफ ट्यूशन सेंटर चैनल। लॉ गेट की सीरीज़ का सिलसिला जारी है और हम आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला इंशाअल्लाह लॉ गेट की जो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस है इसकी लास्ट वीडियो होगी। आज की ही डेट में कोशिश की जाएगी कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो भी अपलोड कर दी जाए और साथ CRPC की भी अपलोड कर दी जाए। कोशिश तो यही होगी कि 3 वीडियो आज रिकॉर्ड करवा के की जाएँ, मगर अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होगा, बाकी हम तो कोशिश कर सकते हैं। बाकी जो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की वीडियो होगी वो एक ही वीडियो होगी, उसमें पूरा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का कोर्स होगा, क्योंकि इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का कोर्स बहुत लेंथी था और बार बार इससे हर मर्तबा इससे एक अलग तरीके से सवाल बनाकर पूछ रहा था। तो हमने वो गलती नहीं की। हमने आपको वो किताब जो टेक्स्ट जो आपकी सिलेबस कैसा है वही किताब हमने हाथ में पकड़ ली और उसी से आपको उसकी रीडिंग कर करके उसके अहम सवाल निकाल के बताते जा रहे हैं, ताकि वो कहीं से ही पूछेगा तो इसी में से ना, इससे बाहर तो नहीं जा सकता वो। अब है हम हाँ तरीका सवाल का कुछ और बना के दे सकता है कि जो स्टूडेंट को समझना है वो अलग चीज़ है, मगर सब्जेक्ट मैटर से ही पूछेगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं लॉ गेट के अंदर कि आपसे पूछेगा कि तलकीद और इज्तिहाद में क्या फ़र्क है। तलकीद और इज्तिहाद में क्या फ़र्क है? इज्तिहाद किसको कहते हैं? इज्तिहाद का मतलब है कि कोई शख्स अपनी ज़ाती, वो ऐसा शख्स के जो मुज्तहिद के दर्जे पे फाइज हो और अपनी ज़ाती कोशिश, अपनी ज़ाती एफ़र्ट के ज़रिए से किसी भी तरह का कोई मसले का हल निकाले, वो इज्तिहाद है। और जो उसकी बात को मानेगा वो तलकीद। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक मुफ्ती के पास गया, मुज्तहिद के पास गया और मैंने मुज्तहिद से ये लफ्ज़ कहा। देखो याद रखना, हर मुफ्ती मुज्तहिद नहीं होता, ये भी याद रखना। बहुत ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन हासिल करके फिर एक मुफ्ती जो स्टार्ट का मुफ्ती होता है वो मुज्तहिद नहीं होता। मेजॉरिटी फुका का यही है कि एकदम जो मुफ्ती अभी आता है बनकर वो मुज्तहिद नहीं होता, क्योंकि अभी वो सीखता होता है। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा सीख चुका होता है फिर वो मुज्तहिद के दर्जे पे फाइज होता है। तो फॉर एग्जांपल मैं एक मुज्तहिद के पास गया और मैंने उनसे कहा कि जो मोबाइल के अंदर कुरान पाक की जो है नई एप्लीकेशन डाउनलोड हुई है कि इसको आप पढ़ सकते हैं, कुरान पाक को जो है मोबाइल में देख के टच स्क्रीन वाले मोबाइल में पढ़ सकते हैं। अब क्या मैं वज़ू करके उसको पढ़ूंगा, उंगली को टच करूंगा मोबाइल की स्क्रीन को? तो देखो ये एक नया मसला निकला। उस मुज्तहिद ने मुझे ये बताया कि नहीं, क्योंकि ये आप जो छूते हो स्क्रीन को तो आप कुरान के लफ्ज़ों को नहीं छू रहे होते, बल्कि आप क्या करते हो, स्क्रीन को छू रहे हो। और दूसरी ये कि ये लफ्ज़ कुरान पाक के मुस्तकिल नहीं है। जैसे ही हम इसकी एप्लीकेशन को ऑफ कर देंगे, वो जो कुरान पाक था वो पिक्सल में कन्वर्ट हो गया, डिजिट में कन्वर्ट हो गया, अब उसका वजूद नहीं रहा। तो इसलिए ना तो वो वजूद रखता, और दूसरा ये कि तुम उसको डायरेक्ट छू भी नहीं रहे, तो इसलिए तुम बग़ैर वज़ू के उसको छू के पढ़ सकते हो। मगर यहाँ से याद रखना, वो शख्स गुस्ले जनाबत की हालत के अंदर ना हो, अपनी बीवी के करीब ना गया हो, या बीवी शोहर के करीब ना गई हो, या बीवी जो है वो दौरान हैज़ ना हो, अयाम मखसूसा में ना हो। अगर ऐसी कंडीशन के अंदर है, अब वो कुरान की तलावत नहीं कर सकते, कुरान को नहीं पढ़ सकते। हाँ, वो इस हालत में नहीं, फिर बग़ैर वज़ू के छू के पढ़ सकते हैं। तो अब देखो, जिस मुज्तहिद ने मुझे बताया वो क्या है, मुज्तहिद, और जिस अमल के ज़रिए उसने बताया वो है इज्तिहाद। वो था मुज्तहिद जो बताया उसने जिस अमल के ज़रिए, इज्तिहाद। मैं हूँ मुक़ल्लिद जो मैंने पूछा, और जिस अमल के ज़रिए मैंने पूछा इसको कहते हैं तलकीद। अब लॉ गेट में आपसे पूछेगा क्या तलकीद करने के लिए, तलकीद वाला जो है वो मुज्तहिद के दर्जे पे फाइज होना ज़रूरी है? आप कहेंगे नहीं, वो मुज्तहिद के दर्जे पे फाइज होना ज़रूरी नहीं है। अब आपसे एक और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लॉ गेट में सवाल पूछ लेगा, क्या एक मुज्तहिद दूसरे मुज्तहिद से जब सवाल लेता है तो क्या उसकी तलकीद कर रहा होता है? आप कहेंगे हाँ। एक जो है मुज्तहिद जब उसको कोई चीज़ नहीं आ रही, अब वो दूसरे बड़े मुज्तहिद से कोई चीज़ हासिल कर रहा है और उसकी बात को मान रहा है, उसको तलकीद कहते हैं। तो तलकीद सिंपल वर्डिंग में किसको कहते हैं? किसी मुज्तहिद की बात को मनो अन बग़ैर क्वेश्चन की उसको मान लेना तलकीद कहलाता है। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई लीगल सिस्टम के अंदर कोई ऐसा है तलकीद के मुताबिक कोई आर्टिकल है? आप कहेंगे हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान परमिट द तलकीद इन आर्टिकल 139 और एंड नहीं 189 एंड 201, 189 एंड 201। फिर भी आप इसको देख रहे हैं मेरे पास मिटा हुआ है, ये तो 139 है या 189 है,
और 201 तो है ही है। अब है हमारे पास लॉ गेट के अंदर अगला टॉपिक ओनरशिप, मिल्क। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा ओनरशिप के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, आप कहेंगे मिल्क। ठीक है, ओनरशिप किसको कहते हैं, मलकियत को। ठीक, तो मलकियत क्या है, इसको मिल्क कहते हैं। अब आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई क्रॉस रेफरेंस है मिल्कियत का, मिल्क का कोई क्रॉस रेफरेंस है, आप कहेंगे हाँ। पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का आइन जो है उसका आर्टिकल 24 जो है वो मिल्कियत से डील कर रहा होता है क्रॉस रेफरेंस के तौर के ऊपर। अब आपसे पूछेगा लॉ गेट के अंदर इस्लाम में मलकियत होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले आप कहेंगे कि इस्लाम में मलकियत, लॉ गेट में क्या कहेंगे, सबसे पहले इस्लाम में उस चीज़ का फिज़िकल एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, वो चीज़ फिज़िकली वजूद रखती हो। मिसाल के तौर के ऊपर अभी मैंने क्या किया है, अभी दरख्त लगाए हैं, अभी मैंने पौधे लगाए, अभी वो दरख्त भी तक नहीं बने, और मैं एक बंदे से कहता हूँ यार ये जितने जो पौधे हैं जब दरख्त बन जाएंगे तो उस वक्त इसका जो फल होगा मुझे अंदाज़ा है कि इसका फल जो है वो 400 या 4000 मन पैदा होगा। अब तुम इस तरह करो 4000 मन के हिसाब से मुझे आज पैसे दे दो। इस्लाम इसको नहीं मानता। जब तक एक चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट ना रखती हो, वो जिस्मानी तौर पे वजूद ना रखती हो, इस्लाम इसको नहीं मानता। तो पहली चीज़ क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। दूसरा सर्विस ऑफ मैन, उस चीज़ में इंसान की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। मिसाल के तौर के ऊपर अब रेत के कोई ज़र्रे पड़े हुए हैं, उसमें इंसान की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो रेगिस्तान में पड़े हुए हैं, नहीं। या कोई पौधा खुद ब खुद किसी जंगल में उग गया, अब ये किसी इंसान की मिल्कियत नहीं है। तो क्या मिल्कियत होने के लिए क्या इंसान ने उसको उगाया हो, इंसान की एफर्ट उसमें ज़रूरी है। तीसरी उसके अंदर क्या नाम है, इंसान की उसके अंदर उस चीज़ का फिज़िकली कंट्रोल भी होना ज़रूरी है। अगला क्या, इंसान का उस चीज़ के ऊपर फुल कंट्रोल भी होना ज़रूरी। फिर वो उस इंसान की लीगल मलकियत भी होना ज़रूरी है। ये चीज़ें लॉ गेट के लिए अहम थी मिल्कियत के लिए। अब आपसे पूछेगा लॉ गेट के अंदर कि मिल्कियत के लिए कोई क्लासिफिकेशन इस्लाम के अंदर माल की क्लासिफिकेशन है। आप कहेंगे हाँ, मुस्लिम जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने क्या किया, जो मिल्क है, मलकियत जो है, माल जो है, उसकी क्लासिफिकेशन निकाली। तो माल की कितनी क्लासिफिकेशन है लॉ गेट में आपसे पूछेगा। पहली है मूवेबल और इमूवेबल, हरकत करने वाला और ना हरकत करने वाला। मूवेबल की मिसाल यानी हरकत करने वाले की मिसाल क्या है, कोई घड़ी है, मोबाइल है, चीज़ें। और इमूवेबल की मिसाल क्या है, जो हरकत नहीं करती, जैसे प्लाट है, दुकानें हैं। ये दूसरी इसकी किस्म है। लॉ गेट में आपसे पूछेगा क्या माल सिमिलर और डिसिमिलर हो सकता है। आप कहेंगे हाँ, एक जैसा माल भी हो सकता है और मुख्तलिफ माल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास भी गंदम है, अगले के पास भी गंदम है, हम अपनी गंदम का एक्सचेंज करवा रहे हैं एक दूसरे, तो ये सिमिलर माल हो गया। डिसिमिलर माल क्या है, मेरे पास जो है, अगले के पास गंदम है, अब हम ये माल करवा रहे हैं, तो ये डिसिमिलर माल की कैटेगरी में चला गया। अगला आपसे पूछेगा कि मार्केटेबल एंड नॉन मार्केटेबल थिंग, कि ऐसी प्रॉपर्टी, जो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मार्केटेबल होती है और कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जो मार्केटेबल नहीं होती, उसका कोई वजूद नहीं होता। यानी वजूद तो है मगर वो चीज़ मार्केट के लिए फ़रोख्त नहीं हो सकती कोई चीज़। मिसाल के तौर के ऊपर आपने अपने मकान के ऊपर कोई ऐसा टावर बना दिया और वो टावर किसी बंदे, उस पर आपने फाइन आर्ट कर दिया और वो किसी शख्स को पसंद आ गया। वो कहता है कि यार ये टावर, ये ज़मीन तुम्हारी है मगर ये टावर मैं तुमसे ख़रीद रहा हूँ, अब ये मार्केटेबल नहीं है। यानी इसको वो आगे किसी और को किस तरह बेचेगा। मैंने फॉर एग्जांपल उस शख्स को तो बेच दिया कि जो मैंने अपने प्रॉपर्टी पे लगाया था, मगर ये शख्स आगे किसी और को इसको नहीं बेच सकता कि तुम जाके ये लो। क्यों, मैंने उसको, सिर्फ वो शख्स मेरा फ्रेंड था, मेरा दोस्त था, तो मैंने उसको वो दे दिया, अब वो आगे उसको नहीं बेचेगा। तो कोई चीज़ मार्केटेबल भी होती है और नॉन मार्केटेबल भी इस्लाम में होती है। अब आपसे पूछेगा कि कंज्यूमेबल एंड अनकंज्यूमेबल, क्या इस्लाम में कंज्यूमेबल काबिल इस्तेमाल चीज़ होती है और नाकाबिल इस्तेमाल माल होता है। आप कहेंगे हाँ, कुछ चीज़ें इस्लाम में ऐसी है जिसको हम इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं, कुछ चीज़ें इस्लाम में ऐसी जिसको हम इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकते, ये भी है। मिसाल के तौर के ऊपर मेरी, अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि एक चीज़ कंज्यूमेबल थी, बाद में वो नॉन कंज्यूमेबल बन सकती है, कि पहले काबिल इस्तेमाल थी बाद में नाकाबिल इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल।
मैंने खाना रखा, वो काबिल इस्तेमाल था, वो गल सड़ गया, अब नॉन कंज्यूमेबल हो गया, इस्तेमाल में नहीं रहा। अब आपसे लॉ एक्ट के अंदर पूछेगा क्या ये चीज़ें, बड़ा अहम है कि ये चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। हवा प्रॉपर्टी के अंदर आती है, आपके किस नहीं आती, तो ये चीज़ें प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आती। पहला है हवा, एयर, लाइट, रोशनी। उसके बाद है वाटर एक्सक्लूडिंग स्ट्रीम, जो पानी है मगर उसमें से जो स्ट्रीम्स, जो चश्मे नदियाँ बह रही होती हैं उनको छोड़कर, तो जो पानी होता है वैसे कोई पानी, ठीक है, वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता। उसके बाद पब्लिक रोड, आपसे लागत पूछेगा जो ये पब्लिक रोड होते हैं ये किसी की प्रॉपर्टी, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर आपसे पूछेगा लागत में कॉमन पास्चर एंड फॉरेस्ट, आम जो चरागाहें होती हैं, जंगल होते हैं, किसी की प्रॉपर्टी, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर आपसे लागत पूछेगा जो आग होती, फायर होती, किसी की प्रॉपर्टी, आप कहेंगे नहीं। फिर लागत पूछेगा जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ये सबसे अहम है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो अवाम के इदारे हैं, पब्लिक के जो इंस्टीट्यूशन इदारे हैं वो किसी की प्रॉपर्टी होते हैं, आप कहेंगे नहीं। एक और अहम आपसे लागत में सवाल पूछ सकता है, जो लाश होती है, डेड बॉडी होती, मुर्दा जिस्म जो होता है वो किसकी प्रॉपर्टी होता है इस्लाम के अंदर, आप कहेंगे वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता इस्लाम के अंदर। तो जो मुर्दा प्रॉपर्टी है वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता, तो वो अल्लाह की प्रॉपर्टी, इसलिए हम कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिसकी वो मिल्की थी, उसकी तरफ वापस लौट गई। अब आपसे पूछेगा लॉ एक्ट के अंदर कि मोड ऑफ एक्विजिशन ओनरशिप, मलकियत हासिल करने के कौन कौन से तरीके हैं। आप कहेंगे पहला तरीका है कि ओरिजिनल एक्विजिशन, अपनी खुद, इसके लिए लफ्ज़ आपको लॉ एक्ट में इस्तेमाल करेगा कि ओरिजिनल एक्विजिशन, अपनी ज़ाती तरीके से कोई चीज़ हासिल करना। इसके लिए इस्लाम में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ओरिजिनल एक्विजिशन के लिए, अरबी का लफ्ज़ कौन सा, आप कहेंगे एहराज। एहराज जो लफ्ज़ है वो ओरिजिनल एक्विजिशन के लिए। अब मिसाल के तौर के ऊपर मैंने खुद कोई मेहनत की और मेहनत करके कोई डिज़ाइन बनाया, कोई ऐसी कोई चीज़ बना दी कि जो कोई पेंटिंग बनाई, अब वो मेरी ओरिजिनल एक्विजिशन के ज़रिए मैंने उसको बनाई। दूसरा है, आपसे लागत पूछेगा दूसरा तरीका क्या है कोई चीज़ को हासिल करने का, एक्विजिशन करने का, एक्वायर करने का, कहेगा बाय ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के ज़रिए से, मुंतकिल करने के ज़रिए से। अब आपसे लागत पूछेगा ट्रांसफ़र के लिए अरबी में कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, आप कहेंगे इसके लिए लफ्ज़ नकल इस्तेमाल हुआ। तो ट्रांसफ़र के ज़रिए से पहले किसी और की प्रॉपर्टी थी, उसने मेरे नाम ट्रांसफ़र कर दी, अब ये मैंने ट्रांसफ़र के ज़रिए एक प्रॉपर्टी हासिल कर ली। अब आपसे लॉ एक्ट के अंदर एक बड़ी अहम चीज़ पूछेगा कि क्या प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए से कोई चीज़ इस्लाम के अंदर हासिल होती है। इस्लाम की स्ट्रिक्ट थ्योरी ने, सख्त थ्योरी ने प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए से कोई चीज़ को हासिल करने का इनकार कर दिया। प्रिस्क्रिप्शन किसको कहते हैं, लॉन्ग यूज़ के ज़रिए से। एक चीज़ किसी की नहीं है मगर एक शख्स उसको लॉन्ग यूज़ कर रहा है। मिसाल के तौर पर मैं जब भी अपने घर के पास से गुजरता हूँ, मैं इस एक गली के सामने से गुजरता हूँ, वो गली जो है वो वीरान पड़ी हुई है। अब मैं 10 साल से उस गली पे से गुजर रहा हूँ, अब मैं ये कह दूँ ये गली मेरी हो गई, ठीक है, इस तरह नहीं कि लॉन्ग यूज़ के ज़रिए से कोई चीज़ किसी की मिल्क नहीं बन जाती। ये इस्लाम की स्ट्रिक्ट थ्योरी कहती है। अब ये तो तरीका वो था कि हमने चीज़ को हासिल किया। अब इस्लाम कहता है कि इंसान कोई चीज़ को लॉज कर सकता है, आप कहेंगे हाँ। अब आपसे पूछेगा मोड ऑफ लॉजिंग एक थिंग कौन कौन सी है, कि चीज़ को ज़ाया करने के, उस अपनी चीज़ को से महरूम हो जाने के कौन कौन से तरीके, मोड ऑफ लॉजिंग कौन से। पहला है बाय ट्रांसफ़र, कि मैंने एक अपनी जो मेरी प्रॉपर्टी थी मैंने दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, अब मुझसे वो चीज़ लॉस हो गई, मुझसे ख़त्म हो गई। दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, आपसे लागत है पूछेगा ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए इस्लाम के अंदर क्या प्रॉपर्टी बंदा लॉस कर सकता। हाँ, मेरा मकान था, केस चल रहा था, मैं हार गया, दूसरा जीत गया, तो मैंने बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए उसको लॉस कर दिया। बाय है एक्सटिंक्शन ऑफ थिंग, कि मैंने खुद ख़त्म कर दी चीज़ को, क्योंकि मेरी चीज़ थी मैंने उसको खुद ख़त्म कर दिया, दस्तबरदार हो गया। फिर बाय डेथ ऑफ ऑनर, कोई शख्स जो मर जाता है अब उसकी मिल्क नहीं रहता, मेरी अब कोई प्रॉपर्टी, मैं फोत हो जाऊंगा तो वो प्रॉपर्टी मेरी नहीं रहेगी बल्कि मेरी सक्सेशन के ज़रिए से आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब बड़ा अहम हम पढ़ रहे हैं कंट्रैक्ट। कंट्रैक्ट किसको कहते हैं। कंट्रैक्ट आपसे कहेंगे द कंट्रैक्ट इज़ ए बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टी एंड इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इट इज़ कॉल्ड कंट्रैक्ट। कि 2 या 2 से ज़्यादा पार्टियों के दरमियान कोई ऐसा एग्रीमेंट हो, कोई मुआहदा हो जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसको कानून लागू कर सके, उस पर अमल दरामद कर सके, वो ऑनर, वो क्या नाम है, कंट्रैक्ट कहलाएगा। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा
कंट्रैक्ट के लिए कौन कौन से इसेंशियल होना ज़रूरी है, ये बड़ा अहम है। आप कहेंगे सबसे पहला इसेंशियल है ऑफ़र, ऑफ़र देना, किसी को पेशकश करना। अब आपसे लॉ गेट में पूछेगा ऑफ़र के लिए इस्लाम ने अरबी का लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल किया, आप कहेंगे एजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ ऑफ़र के लिए। अब नीचे लॉ गेट में लफ्ज़ लिख देगा मुख्तलिफ़ तरह के लफ्ज़, तो आपने ऑफ़र के लिए किस लफ्ज़ पे टिक करना है, एजाब। तो ऑफ़र एजाब, तो पहली चीज़ इस्लाम में क्या चीज़ है, ऑफ़र के लिए एजाब होना ज़रूरी है, ऑफ़र होना ज़रूरी है कि मेरे पास कोई चीज़ है, मैं उसकी ऑफ़र करूँ कि मैं चीज़ बेचना चाह रहा हूँ। ये तो नहीं कि मैंने घड़ी पहनी हुई, कोई बंदा आके मेरे हाथ से उतार के ले जाए, मैं तो ख़रीद रहा हूँ, नहीं, जब तक मैं खुद ऑफ़र नहीं करूँगा कि मेरा ऑफ़र करना कि मैं ये घड़ी बेचना चाहता हूँ। दूसरा है एक्सेप्टेंस, कबूल करना, दूसरा कबूल भी करे, ये नहीं कि मैं किसी के घाटे पड़ जाऊँगा, भाई ये घड़ी लो लो लो, वो कहे मैंने तो लेनी ही नहीं, तो क्या एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी, कबूल भी कोई बंदा करे। तो अब आप इस लॉ गेट में आपसे पूछेगा एक्सेप्टेंस के लिए कौन सा लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल हो, आप कहेंगे कबूल। तो पहला एजाब ऑफ़र, दूसरा कबूल एक्सेप्टेंस, कि दूसरा कबूल भी करे। अभी हम इसके छोटे छोटे नुक्ते भी पढ़ते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास कंसीडरेशन, एजाब और कबूल के दरमियान, ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस के दरमियान जो है एक और चीज़ अहम है, कंसीडरेशन। आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है कि इस्लाम में कंसीडरेशन होना ज़रूरी है, आप कहेंगे हाँ ज़रूरी है, कि यानी किसी बदले के ज़रिए वो चीज़ आप दें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मैं अपनी ये मकान जो है, इस मकान का रेट 1 करोड़ रुपए लगा, तो मैं इसको 1 करोड़ में बेचना चाहता हूँ। तो दूसरा बंदा कहेगा ठीक है जी, मैं तो इसको 99 लाख में लेना चाहता हूँ। अब कोई कंसीडरेशन हम आपस में कर रहे हैं, इसका कुछ सौदा कर रहे हैं, इसके पैसे तय कर रहे हैं, सिंपल वर्डिंग में उसके पैसे तय करना। अब आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है इस्लाम के अंदर कंसीडरेशन खिदमत हो सकती है, आप कहेंगे हाँ, खिदमत के ज़रिए भी आप अपनी कोई चीज़ दूसरे को दे सकते हैं। आप कहते हैं कि तुम मेरी खिदमत करो, ये चीज़ मैं तुम्हें दे दूँगा। अगला जुज़ है इस्लाम के अंदर कि कंपिटेंस ऑफ पार्टी की कंपिटेंसी होना ज़रूरी है, कि पार्टी जो है ये कंट्रैक्ट वाला बहुत ही है इस्लाम के अंदर, ये लॉ गेट के अंदर। तो कंपिटेंसी पार्टी की होना ज़रूरी है कि वो पहली पार्टी क्या है कि वो कंपिटेंट हो। मिसाल के तौर पर वो पार्टी पहली क्या हो कि वो मेचोरिटी हो, कि एज ऑफ मेचोरिटी। आपसे पूछेगा कंपिटेंसी ऑफ पार्टी कौन कौन सी इस्लाम में, पहले कि वो शख्स मेजर हो, माइनर ना हो, बालिग हो, नाबालिग ना हो। फिर है कि पर्सन ऑफ साउंड माइंड, वो शख्स जो है वो साउंड माइंड का हो, पागल ना हो, इडियट ना हो, लुनेटिक ना हो, यानी कंपिटेंसी के लिए उसका साउंड माइंडेड होना ज़रूरी है, सही जहन होना ज़रूरी है। दूसरा है कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट ना हो। आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि इंसॉल्वेंट पर्सन जो दिवालिया हो चुका हो, जिसका सब कुछ खो चुका हो, दिवालिया इंसॉल्वेंट करार दे दिया गया हो, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, आप कहेंगे नहीं कर सकता। अब है अगला कि फ्री कंसेंट, अगला एसेंशियल कौन सा है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी की फ्री कंसेंट होना ज़रूरी है, कि वो आज़ाद मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करे। अगला एसेंशियल है लॉफुल सब्जेक्ट मैटर, जिस बारे में आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सब्जेक्ट मैटर आपका लॉफुल हो। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये जो घर बेच रहा हूँ किसी शख्स को, और अगला बंदा मुझसे कहता है मैंने इसकी रिहाइश रखनी तो मैं इसको बेचूंगा, अगर मुझे वो साफ कहता है भाई ये मुझे घर बेच दो, मैंने यहाँ पे बंदे ला ला के कत्ल करने हैं और उनकी लाशों को यहाँ पर डिस्पोज ऑफ करके मैं उनके जो बॉडी ऑर्गन उनको सेल किया करूँगा, अब ये नहीं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मैटर हो वो लॉफुल हो। आगे है सर्टेनिटी, कि जो हमारा जो मुआहदा है ये सर्टेन हो, नामुमकिन ना हो। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये सौदा करता हूँ, मेरे घर में से अगर सोने की देग निकलेगी, तुम ये घर ले लो, और इसमें से सोने की देग अगर निकल आई तो क्या नाम है, तुम मुझे पैसे दो, इस घर में से सोने की देग निकलेगी, जबकि वो हो ही ना, सर्टेनी मैटर ना हो, ठीक। या मैं ये कह दूँ मिसाल के तौर के ऊपर कि अभी मुझे कहीं से भी सूरज ग्रहण नज़र नहीं आ रहा, या किसी साइंसदान ने बताया भी नहीं, और मैं ये कह दूँ अगर आज 12 बजे से पहले सूरज ग्रहण होता है तो हमारा ये सौदा हो जाएगा, नहीं। तो सर्टेनिटी होना ज़रूरी है। अब हम इसके छोटे छोटे नुक्ते निकालते हैं जो लॉ गेट में पूछेगा, जो अभी हमने इसके एसेंशियल पढ़े उसमें से। पहला है आपसे कहेगा कि ऑफ़र जो है, इजाब जो है, उसके अंदर कौन कौन सी इजाब की काइंड क्या है, ये मोड्स ऑफ ऑफ़र कौन से, मोड्स ऑफ इजाब कौन से हैं। पहला है एक्सप्रेस ऑफ़र, कि खुले लफ्ज़ों से किसी ने ऑफ़र दी हो। दूसरी इम्प्लॉयड ऑफ़र,
किसी शख्स ने अपने रद्द अमल के ज़रिए से कोई ऑफ़र दी हो। मिसाल के तौर के ऊपर, मैं खुले लफ्ज़ों में नहीं कह रहा मैं ये घड़ी बेचना चाह रहा हूँ, मैं घड़ी बेच रहा हूँ, बल्कि मैं क्या कहता हूँ, मुझे ये घड़ी बेचनी चाहिए, बस अब पुरानी हो चुकी, ठीक है। या कोई शख्स मुझसे कहता है कि अपनी घड़ी बेचोगे, और मैं उसकी तरफ देख के मुस्कुरा देता हूँ और मैं यूँ गर्दन के इशारा करता हूँ, ज़ुबान से नहीं कह रहा बल्कि अपने किसी एक्ट के ज़रिए से कह रहा हूँ, तो वो क्या, इम्प्लाइड ऑफ़र होगी। अगली है स्पेसिफिक ऑफ़र, ऐसी ऑफ़र को जो स्पेसिफाइड हो, मैं सिर्फ एक शख्स के लिए कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि ये घड़ी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस ख़ास बंदे को बेचनी है, तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र कहलाएगी। एक है जनरल ऑफ़र, तो आपसे लागत ने पूछेगा स्पेसिफिक ऑफ़र होती इस्लाम के अंदर के, वो कि मैंने सिर्फ तुझे ही बेचना है, ये तुझसे ही कॉन्टैक्ट करना, हाँ होती है। एक होती जनरल ऑफ़र कि हम किसी से जनरल ऑफ़र कर दें कि मैं ये घड़ी बेचना चाहता हूँ, कोई ख़रीदार है, तो ये जनरल ऑफ़र। ये था ऑफ़र से रिलेटेड छोटे छोटे से नुक्ते। अब आपसे पूछ सकता है कि इसी ऑफ़र से रिलेटेड का टर्मिनेशन ऑफ ऑफ़र, हम अपनी जो ऑफ़र दे रहे हैं इसको हम रोक भी सकते हैं। हम कहेंगे हाँ, टर्मिनेशन बाय रेवोकेशन, हम अब इसको रोक सकते हैं कह के कि मैंने नहीं करनी, मैंने भी ऑफ़र दी, थोड़ी देर बाद मेरा इरादा बदल जाता है, अभी हमारा सौदा नहीं हुआ। इस्लाम आपसे लागत पूछेगा, एक शख्स ने अभी ऑफ़र दी और उनका सौदा नहीं हुआ, अब वो अपने इस सौदे को, इस ऑफ़र को टर्मिनेट कर सकता है? आप कहेंगे हाँ कर सकता है। दूसरा है टर्मिनेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम, वक्त गुजर जाने के बाद भी मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ कि मैंने ये घड़ी आज शाम के अंदर अंदर बेचनी है, मुझे आज शाम तक इसकी ज़रूरत है, मुझे 6 बजे हर हालत के अंदर जो है एक बंदे को पैसे देने हैं, अगर 6 बजे से पहले पहले मैंने उसको देने ही। अब कोई शख्स आता है मेरे पास रात को 9 बजे और कहता अपनी घड़ी दो आप, मैंने कहा भाई मैंने तो वो बेच दी, या मैं बेचना ही नहीं चाहता, मेरी ज़रूरत पूरी होगी, क्योंकि तुमने तो कहा था। मैंने कहा भाई 6 बजे तक मुझे इसकी ज़रूरत थी, मैं जिस कोई गाहक नहीं आया, किसी बंदे ने मुझे उधार वैसे ही दे दिया, मैंने अपने वो पैसे किसी को लौटा दिए, तो मुझे अब नहीं वो उसको बेचना। तो टर्मिनेशन किसके ज़रिए? बाय लैप्स ऑफ टाइम के ज़रिए से। टर्मिनेशन बाय फेलियर ऑफ फुलफिल कंसिडरेशन, अगर आप कंसिडरेशन उसका फुलफिल नहीं कर रहे तब भी मैं सौदे को टर्मिनेट कर सकता हूँ, ऑफ़र को टर्मिनेट कर सकता हूँ। मिसाल के तौर के ऊपर मैंने कहा मैं मकान जो है 1 करोड़ का बेचना चाहता हूँ, दूसरे बंदे ने कहा 99 लाख का, सौदा तय हो गया। अब वो शख्स 99 लाख मुझे नहीं दे रहा, वो कहता जी मेरे पास तो कुल 95 लाख हैं, तो अब उस पर कंसिडरेशन पे फुलफिल नहीं हो रहा, मैं सौदे को ख़त्म कर सकता हूँ। अब हमने पढ़ लिया ऑफ़र से, एजाब से रिलेटेड माइक्रो पॉइंट। अब हम माइक्रो पॉइंट पढ़ते हैं एक्सेप्टेंस के लिहाज से, कि एक्सेप्टेंस के लिहाज से माइक्रो पॉइंट क्या है। पहला है कंडीशन फॉर वैलिड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की वैलिड तरीका क्या है? इट मस्ट बी इन कन्फर्मिटी टू द टर्म ऑफ ऑफ़र, जो ऑफ़र हमने की है उसके मुताबिक होनी चाहिए एक्सेप्टेंस। मिसाल के तौर के ऊपर मैं ये कहता हूँ कि मैं ये मकान बेचना ये मैं क्या नाम है, ये घड़ी बेचना चाहता हूँ और ये पैसे ले लो, मुझे पैसे दे दो, घड़ी ले जाओ। एक बंदा क्या करता है, मुझे इसके पैसे दे देता है और घड़ी को उठाता नहीं, कबूल नहीं करता। मैं कहूँ भाई मैं इसका क्या करूँगा, वो मेरी बात नहीं मानना, मैं क्या कहूँगा, नहीं, जो हमारा सौदा तय हुआ है उसके मुताबिक तुम इसको लो, कबूल तो करो। इसकी सिंपल मिसाल आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है कि क्या ये एक्सेप्टेंस होगी कि ऑफ़र की गई कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, ठीक है, और कंसीडरेशन क्या रखा गया कि 20,000 रुपये हक महर रखा गया, और अब वो शख्स उसको कबूल नहीं कर रहा, तो क्या ये सौदा हुआ, ये क्या ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ? आप कहेंगे नहीं। आगे है इट मस्ट बी गिवन एट सेम टाइम व्हेन ऑफर इज़ मेड। इस्लाम के अंदर एक ही मजलिस में होना ज़रूरी है एजाब व कबूल, एक्सेप्टेंस। ये नहीं मैं ऑफ़र आज करवा रहा हूँ और बंदा 10 दिन के बाद जाके कहता अच्छा मुझे कबूल है, नहीं, जिस महफिल के अंदर मैं करवा रहा हूँ एजाब यानी ऑफ़र दे रहा हूँ, उसी महफिल में एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है। अब आपसे लॉ गेट में पूछ सकता है कि आजकल जो निकाह होते हैं, एक शख्स बैठा है अमेरिका, दूसरी पार्टी बैठी है पाकिस्तान, अब वो जो निकाह कर रहे हैं इतना दूर बैठ के ऑनलाइन वीडियो कॉल पर, तो क्या ये एक ही महफिल का निकाह कहलाएगा? हाँ, फुका ने फतवा दे दिया, मेजॉरिटी फुका ने फतवा दे दिया कि ऑनलाइन निकाह हो सकता है। क्यों? कि अब जमा और मका की कैद नहीं रही, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे की पार्टियाँ बैठे हैं, तो ये हो सकता है। अब आपसे लॉ गेट में एक और चीज़ पूछ सकता है कि क्या एक बंदा, मैंने यहाँ पे निकाह करना है फॉर एग्जांपल अमेरिका की किसी लड़की से,
मैं अपने कोई बंदे अमेरिका जा रहे हैं, मैं उनको वली बना के ये कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से तुम जाके वहाँ पे हाँ कर दो, ये देखो मैं तुम्हें रिटर्न लिख के दे रहा हूँ, क्या वो वहाँ पर जाकर मेरी तरफ से पार्टी बनकर उसकी वो कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। आगे है इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद इन द रीजनेबल टाइम। ये हम दोनों के दरमियान जो बातचीत हो वो रीजनेबल टाइम के दरमियान में हो। मैं कहता हूँ मैंने ये घड़ी आज शाम 6 बजे तक बेचनी है, मैं ये कह के हटा, एक बंदा मेरी महफिल से उठ के चला गया, 1 साल के बाद आया, वो घड़ी यार तुमने कहा था कि तुमने बेचनी है, तो ये तो नहीं हुआ, रीजनेबल टाइम तो नहीं हुआ। आगे है हमारे पास, ये हमारा हो गया एक्सेप्टेंस से रिलेटेड। अब है कंसीडरेशन से रिलेटेड माइक्रो पॉइंट। पहला है कि बिटवीन 2 और मोर पार्टी। पहला कंसीडरेशन क्या है कि कंसीडरेशन 2 या 2 से पार्टियों में। एक और चीज़ याद रखना, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कम अज़ कम 2 पार्टियों में, कंट्रैक्ट कम अज़ कम 2 पार्टियों में होना ज़रूरी होता है, एक पार्टी कंट्रैक्ट नहीं करती। मिसाल के तौर पर मैं अपने हाथ से कहूँ, इस हाथ से कहूँ ये वाली घड़ी में बेचना चाहता हूँ और अपनी जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में रख दूँ, तो ये कंट्रैक्ट नहीं हुआ। तो क्या कम से कम 2 पार्टी होना ज़रूरी है। अब है हमारे पास शुड, अच्छा, द अदर पार्टी शुड एक्सेप्ट इट, दूसरी पार्टी को हर हालत में से कबूल भी करना चाहिए। तीसरा, एग्री टू द सेम मैटर, एक ही मैटर के ऊपर एग्री होना चाहिए। फिर शुड बी प्रोड्यूस एज ए लीगल रिजल्ट, और जो ये एग्रीमेंट हो वो लीगल कोई रिजल्ट निकालता हो, कानूनी रिजल्ट निकालता हो। अब है हमारे पास आपसे लॉ में इसके और छोटे छोटे नुक्ते पूछेगा। क्या जो शख्स फ्रॉड के जरिए से कंटैक्ट करता है, वो जो फ्रॉड के जरिए से कंटैक्ट होता है वो वैलिड होता है? क्योंकि बिल्कुल वैलिड नहीं होता। मिस्टेक के जरिए से कोई कंटैक्ट हो, दोनों पार्टी किसी मिस्टेक में हो, तो वो कंटैक्ट जो है मिस्टेक के जरिए वैलिड नहीं होता। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के जरिए से कोई शख्स क्या करता है कि वो अपने ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्टूडेंट को ज़बरदस्ती कहता हूँ कि बेटा मुझे तो ये मोबाइल आपसे लेना ही लेना है, तो ये अनड्यू इन्फ्लुएंस के ज़रिए से कंट्रैक्ट नहीं हुआ। अब है आगे कि मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए से कंट्रैक्ट होता है कि गलत बयानी के ज़रिए से। मैंने ये कह दिया कि ये घड़ी वाटर प्रूफ है, और जब बंदे ने जाकर उसको देखा, पानी में डबोया और डबोते ही इसमें पानी चला गया, उसने कहा तुमने तो वाटर प्रूफ कहा था। तो नहीं, क्या होना ज़रूरी है कि मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो, गलत बयानी ना हो। तो हमारा ये कंट्रैक्ट का ख़त्म हुआ। हाँ, लॉ में आपसे पूछ सकता है कि क्या औरत कंट्रैक्ट कर सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल कर सकती है। ठीक है, कंट्रैक्ट के लिए जेंडर होना ज़रूरी नहीं, औरत कंट्रैक्ट कर सकती है। अब हम छोटे छोटे से पॉइंट पढ़ रहे हैं इसके अंदर से। पहला ये, हम मैरिज से रिलेटेड पढ़ते हैं, शादी से रिलेटेड। आपसे लॉ में पूछेगा क्या मुहर्रमात से शादी हो सकती है, यानी वो कि जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो। मुहर्रमात के लिए इस्तेमाल करेगा कि जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, उन रिश्तों के से शादी हो सकती है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। फिर आपसे शादी से रिलेटेड कहेगा कि क्या रज़ाअत के रिश्तों से, जिन्होंने दूध पी लिया हो एक ही माँ का, उनसे शादी हो सकती है? आप कहेंगे रज़ाअत के रिश्तों से भी नहीं होता। जो मिल्क पार्टनर होते हैं आपस में, जिन्होंने एक ही माँ का दूध पिया होता है, उनकी आपस में शादी नहीं होती। अब आपसे लॉ में पूछेगा शादी से रिलेटेड, क्या शादी के नाबालिग बच्चा बच्ची की जो है निकाह हो सकता है? आप कहेंगे हाँ, उनके जो वली हैं वो निकाह कर सकते हैं। अब आपसे लॉ के अंदर पूछेगा कि क्या ये वाला निकाह जायज़ है? ये अक्सर पूछ लेता है कि मैंने एक बच्ची को पाला और दूसरे मेरे दोस्त ने एक बच्ची को पाला, और हम उसको इस नीयत से पालने कि जब ये जवान हो जाएगी, क्यों कि मैं खुद इसको पाला, मैं इससे खुद तो शादी नहीं कर सकता, मैं अपनी इस बच्ची की, जो इसको मैं पाल रहा हूँ, ले पालक लेकर उसको अडॉप्ट करके पाल रहा हूँ, इसकी शादी अपने दोस्त से कर दूंगा, और दोस्त ने जो बच्ची पाली है उसकी शादी मैं अपने आप से कर लूँगा। तो ये शादी जायज़ नहीं होती, इस्लाम इसकी इजाज़त
नहीं देता। तो ये क्या नाम है, इर्रेगुलर मैरिज के अंदर आती है। अब आपसे पूछेगा इस्लाम के अंदर कितनी शादियाँ जायज़ हैं? आप कहेंगे इस्लाम में एट ए टाइम 4 शादियाँ, 4 निकाह जायज़ हैं। अगर आप फिर आपसे पूछेगा एट ए टाइम जो 4 निकाह से ज़्यादा एक इंसान करता है वो वैलिड निकाह होते हैं या वो वाइड निकाह होते हैं? याद रखना, ना तो वो वैलिड हैं ना वो वाइड हैं, बल्कि वो इर्रेगुलर हैं। ठीक है, एक ही वक्त के अंदर 4 से ज़्यादा निकाह क्या है, वो इर्रेगुलर हैं। ठीक, इर्रेगुलर, वो वाइड नहीं है, इर्रेगुलर हैं। क्या कि अगर उनमें से फॉर एग्जांपल एक मर जाती है तो वो जो 5वीं थी वो अब जायज़ हो गई। अब आपसे लागत पूछेगा एक और चीज़ कि 2 सगी बहनों से अगर कोई शख्स निकाह करता है तो वो निकाह वाइड है, बातिल है? आप कहेंगे बातिल नहीं है, इर्रेगुलर है। क्यों? कि जैसे एक बहन फोत हो जाती है तो दूसरी का निकाह जायज़ हो जाता है। तो अब नुक्ता आप कैसे निकाल लेंगे कि एक चीज़ वाइड है या एक चीज़ इर्रेगुलर होती है? ये मैं आपको इसका एक फार्मूला बताता हूँ। एक चीज़ जो शुरू से ही हराम हो, शुरू से ही नाजायज़ हो, वो हमेशा वाइड रहेगी। जैसे कोई अपनी भांजी से शादी नहीं कर सकता, ये वाइड होगी। कोई अपनी बहन से शादी नहीं कर सकता, वाइड होगी। मगर वो चीज़ कि जो शुरू से वाइड ना हो, मिसाल के तौर पर मैं अपनी साली से रिश्ता कर सकता हूं अगर मैं अपनी बीवी से ना करूं तो क्या अब ये रिश्ता शुरू से बातिल नहीं है, शुरू से नाजायज़ नहीं है? इसी तरीके से मैं 5वीं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूं मैं उससे तब कर सकता हूं ना, मैं इनमें से 4 में से किसी एक को तलाक दे दूं। तो वो चीज़ जो शुरू से बातिल ना हो, तो वो चीज़ आप कभी भी उसको गलत तरीके से करेंगे तो वो इर्रेगुलर होगी, वाइड नहीं होगी। और वो चीज़ जो शुरू से ही नाजायज़ हो वो वाइड हुआ करती है। अब हम आते तलाक की तरफ। तलाक के अंदर आपसे ला गेट ने पूछेगा तलाक की कितनी किस्में हैं? आप कहेंगे तलाक की 2 किस्में हैं। पहली तलाक रजई, दूसरी है तलाक बाइन। ठीक, अब जो तलाक रजी है उसको क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर रजी के साथ लिखेगा हमारे पास रिवोकेबल। रजी का मतलब है रिवोकेबल, और बाइन के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा इर्रिवोकेबल। अब रजी और बाइन किसको कहते हैं? एक शख्स अपनी बीवी को लफ्ज़ तलाक के ज़रिए तलाक दे तो वो रजी होती है। रजी का मतलब क्या? जो इद्दत अब उसकी चल रही है, इद्दत के दौरान शोहर उससे चाहे रुजू कर सकता है, उससे सुलह कर सकता है, उसके साथ मियाँ बीवी वाले ताल्लुकात कायम कर सकता है। ये रजी तलाक होती है। एक होती तलाक बाइन कि जिस शख्स ने अपनी बीवी को लफ्ज़ तलाक के ज़रिए तलाक ना दी बल्कि किसी और वर्ड के ज़रिए तलाक दी, तो उसको हम क्या कहते हैं? तलाक बाइन कहते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक शख्स ने अपनी बीवी से ये कहा कि जब दफ़ा हो जाए यहाँ से, मेरी ज़िंदगी जो है मेरी ज़िंदगी को तू आज़ाद कर दे। इस तरह के कोई उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपनी बीवी के लिए कि ऐसे दफ़ा हो यहाँ से, क्या नाम है, घर छोड़ के चली जा। और उसकी नीयत ये थी कि क्या नाम है, मैं इसको तलाक दे रहा हूँ, उसकी नीयत ये थी। तो अब शोहर की नीयत पूछी जाएगी। मुफ्ती उसको बिठाएगा जिस टाइम तुमने लफ्ज़ कहे थे तुम्हारी नीयत तलाक की थी या क्या थी? अगर वो कहता है मेरी तलाक की नीयत थी तो अब जो तलाक पड़ी है ये तलाक बाइन हो गई, इसकी इद्दत के दौरान इससे रुजू नहीं कर सकता। अब आपसे लागत है पूछेगा तलाक रजई जो है वो कब तलाक बाइन बन जाती है? तलाक रजी, तलाक बाइन तब बनती है कि जब एक शख्स अपनी बीवी को जो तलाक 3 तलाक इकट्ठी दे देता है तो तलाक रजी भी तलाक बाइन बन जाती है। अब देखो रजी बाइन में क्या फ़र्क है? रजी वो तलाक जो लफ्ज़ तलाक के ज़रिए दी गई हो उसको रजी तलाक कहते हैं, और इस रजी तलाक में शख्स जो इद्दत के दौरान अपनी बीवी से रुजू कर सकता है, सुलह कर सकता है। तलाक बाइन वो तलाक जो लफ्ज़ तलाक से ना दी गई हो और उसकी नीयत तलाक की थी, लफ्ज़ कोई और इस्तेमाल किए, ये तलाक बाइन होगी। इस इद्दत के दौरान अपनी बीवी से वो रुजू नहीं कर सकता जब तक इद्दत ना हो। अगर एक शख्स ने तलाक रजी के ज़रिए यानी लफ्ज़ तलाक के ज़रिए तो तलाक दी मगर उसने अपनी बीवी को 3 तलाक इकट्ठी दे दी, तो अब ये तलाक़ें दी तो रजी, मगर क्योंकि अब उससे वो रुजू कर ही नहीं सकता, अब तो उसके लिए हलाला करवाना पड़ेगा। तो अब क्या है? तलाक बाइन। अब एक और चीज़ यहाँ से मसला, क्या हलाला होता है? मेरे भाई ये एक बड़ा हसास टॉपिक है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ना दबे लफ्ज़ों में एक चीज़ कह दूँ। आप कुरान पाक की सूरत बकरा की शायद आयत नंबर 286 है, मैं आपको दोबारा उसमें से निकाल के ना किसी लेक्चर में बता दूंगा।
उसको पढ़ लो, उसमें कहा कि जब तुम अपनी बीवी को तलाक दे देते हो तो उसके बाद हलाले के अलावा चारा नहीं है। ये कुरान की आयत कहती है। और लोग मसला किससे निकाल रहे हैं? हदीस से निकाल रहे हैं। और हदीस कौन सी लेके आते हैं? जिसने हलाला किया या करवाया, ठीक है, तो उस पर लानत है। कुरान को वो क्या कर रहे हैं? हदीस के जरिए मनसूख कर रहे हैं। और उन्हीं से पूछा जाए क्या हदीस के जरिए से कुरान मनसूख होता है? वो अपने मुंह से कहेंगे नहीं, हदीस कुरान को मनसूख नहीं करती, मगर इस मामले में कहते हैं जी मनसूख है। किस तरीके से? अब इस हदीस का फिर हम क्या करेंगे? ये हदीस भी सही है, कुरान भी सही है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, तो फिर हम इसमें तत्बीक कैसे करेंगे, एग्रीमेंट कैसे करेंगे, दोनों को कैसे एट टाइम सच साबित करेंगे? कुरान ने कहा जब तुम अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दो तो उसका हलाला होना ज़रूरी है। अब हदीस ने क्या कहा कि जो हलाला करवाए, करे या करवाए, उस पर लानत है। तो उस हदीस का मतलब ये है कि एक इंसान ने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी फॉर एग्जांपल, और तलाक़ देने के बाद वो अपने दोस्त से ये कहता है यार इस तरह करो, तुम इससे निकाह कर लो और 5-6 जो है महीने के लिए इसको अपनी निकाह में रखो, और उसके बाद इसको तलाक़ दे देना, फिर मैं इससे निकाह कर लूँगा, मैं तुमसे हलाला करवा रहा हूँ। और वो ये हलाला एग्रीमेंट के जरिए जो करते हैं वो हलाले पे लानत है। जो हलाला एग्रीमेंट के जरिए करवा रहे हैं उस हलाले पे लानत नहीं है कि जो बंदा अपनी आज़ाद मर्जी से कर रहा है। कोई शख्स उस बीवी को आज़ाद मर्जी से उसकी ने शादी की, अब वो ये तो मर जाता है, तलाक़ दे देता है, अब वो शख्स पहले पे जायज़ होगी। तो इस पर अलग मैं टॉपिक इस्लामियत के अंदर जो है ना रिकॉर्ड करवाऊँगा इंशाअल्लाह। अब आपसे कह सकता है कि खुला के अंदर, खुला और तलाक़ के अंदर क्या? अब हाँ, तो अब है हमारे पास तलाक़ और खुला में क्या फ़र्क है। तलाक़ जो है वो आदमी का हक़ है और तलाक़ बग़ैर वजह के दी जा सकती है। आपसे लागत ने पूछा कि आदमी तलाक़ जो है बग़ैर वजह के दे सकता है? आपको बिल्कुल दे सकता है। फिर आपसे लागत ने पूछा कि जो तलाक़ है, जो खुला है वो क्या है? खुला औरत लेती है, वो क्या करती है? अदालत में पटिशन फाइल करती है, काजी के पास जाती है कि ये शख्स मुझे इस तरीके के मसाइल का सामना कर रहा है, और वो मसाइल लीगल होना ज़रूरी है, याद रखना वो मसाइल लीगल होना ज़रूरी है, तो वो खुला ले सकती है। अब ये तलाक़ आदमी का हक़ और बग़ैर वजह के भी तलाक़ दे सकता है। नंबर 2, खुला औरत का हक़, मगर वो वजह के तहत तलाक़ लेगी, बग़ैर वजह के तहत तलाक़ नहीं लेगी। अब लागैट में आपसे पूछ सकता है कि जो तलाक़ होती है, जो खुला होती है, नहीं, जो तलाक़ होती है, क्या आदमी अपनी बीवी को ये डेलीगेट कर सकता है, तफवीज़ कर सकता है, उसको अख्तियार दे सकता है? हाँ, एक शख्स अपनी बीवी को तलाक़ का अख्तियार दे सकता है कि मैं तुम्हें तलाक़ का अख्तियार देता हूँ, तुम भी जब चाहो मुझे तलाक़ दे सकती हो। तो अब वो तलाक़ दे देगी, तो तलाक़ को डेलीगेट किया जा सकता है। लागैट ने पूछेगा तलाक़ को डेलीगेट किया जा सकता है? क्योंकि हाँ, किया जा सकता है। फिर लागैट के अंदर आपसे पूछेगा जब शोहर अपनी बीवी को तलाक़ डेलीगेट कर देता है, उसको इजाज़त दे देता है कि तुम भी तलाक़ मुझे दे सकती हो, तो शोहर से तलाक़ का हक़ ख़त्म हो गया? नहीं, शोहर के पास भी तलाक़ का हक़ वही का वही रहा। अब आपसे पूछेगा इद्दत के मुताल्लिक, इद्दत के अंदर क्या है? वो औरत जिसको तलाक़ हुई हो और तलाक़ बाइन हुई हो, तलाक़ और तलाक़ बाइन हुई हो, यानी सिंपल वर्डिंग में जिसको 3 तलाक़ें हो गई हो, ठीक है जी, जिसको 3 तलाक़ें हो गई, अब उसकी इद्दत क्या है? वो 3 हैज़ तक, 3 मेंसेस तक, 3 अयाम मखसूसा तक अपने आप को रोक के रखेगी, इद्दत में रहेगी। और जिसका शोहर फोत हो जाए वो 4 माह 10 दिन तक अपने आप को क्या करेगी? वो इद्दत में रखेगी। तो देखो, जिसकी जो तलाक़ याफ्ता औरत है उसकी इद्दत कितनी है? 3 हैज़। और जो औरत जो है जिसको शोहर फोत होता है उसकी 4 माह 10 दिन। अब आपसे लागैट में पूछ सकता है जिस औरत को पीरियड नहीं आते, अब वो उसको तलाक़ हो जाती है, अब वो किस तरह अपना पीरियड को कन्वर्ट करेगी? तो अब वो 30 दिन के हिसाब से करेगी। अब उसको पीरियड, वरना अगर पीरियड वाली औरत है, आपसे लागत है पूछ सकता है पीरियड वाली औरत है जिसको पीरियड आते हैं, वो 3 माह के हिसाब से अपनी तलाक़ को वो करेगी? आपको बिल्कुल भी नहीं, वो करेगी पीरियड के हिसाब से। जिसको पीरियड आते हों, ये लागत में पूछ सकता है, जिसको पीरियड आते हों वो पीरियड के हिसाब से ही, 3 पीरियड के हिसाब से अपने आप को तलाक़ की इद्दत को मुकर्रर करेगी। यानी 3 पीरियड तक वो औरत क्या करेगी? अपने आप को रोक के रखेगी, कोई दूसरा निकाह नहीं करेगी, वो इद्दत गुजारेगी।
हाँ, जिसको पीरियड नहीं आते अब वो 3 माह के हिसाब से करेगी, यानी 30 दिन 30 दिन 30 दिन करेगी। अब आपसे लागत में एक और चीज़ पूछ सकता है कि जो औरत इद्दत में हो, ठीक है, जो औरत इद्दत के अंदर हो, उस जो इद्दत में हो और वो औरत हामला हो, उसकी तलाक क्या हो, उसकी इद्दत क्या होगी? जो औरत इद्दत में हो और वो हामला हो, उसकी इद्दत क्या होगी? उसकी इद्दत है जब तक वो बच्चे को जन्म ना दे दे। जब तक बच्चे को जन्म ना दे दे तो इद्दत वाली औरत जो हामला है उसकी इद्दत ये होगी। मिसाल के तौर पर एक औरत को तलाक हुई, अब उसने इद्दत गुजारनी है 3 महीने तक, मगर उसको 1 महीने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है, अब उसकी इद्दत ख़त्म हो गई, ठीक है। तो वो औरत जो इद्दत के अंदर हो वो क्या करेगी? अपनी इद्दत को पूरा का पूरा नहीं गुजारेगी। अगर वो हामला है, अगर उसको क्या नाम है 3 महीने उसने जो गुजारने थे, उसको जो बच्चा पैदा हुआ उसने क्या किया, उसी वक्त उस बच्चे के जन्म के ऊपर उसकी इद्दत कंप्लीट हो गई। अब यहां पे एक चीज है, जो जिसका हस्बैंड फोत हो जाता है उसके मुताल्लिक क्या, उसके मुताल्लिक है कि डेथ शी ऑब्जर्व इद्दत फॉर ए कंप्लीट ईयर, वो 1 साल तक उसकी इद्दत होगी, कंसिस्टिंग 9 मंथ फॉर प्रेगनेंसी, 9 महीने उसकी प्रेगनेंसी के, एंड 3 मंथ ऑफ इद्दत पीरियड, और 3 मंथ इद्दत पीरियड का। ऐसी औरत जिसका शोहर फोत हो जाए और अभी अभी वो हामला हुई हो, तो अब उसकी इद्दत क्या होगी कि वो 1 साल उसकी इद्दत बन जाएगी। ये लागत है पूछ सकता है, एक औरत का शोहर फोत होता है, अभी भी हामला है, अभी जिसको हमल चल रहा है, उसकी इद्दत क्या होगी? उसकी इद्दत 1 साल होती है। कि वो औरत क्यों? कि 9 महीने उसकी इद्दत होगी जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ, और 3 महीने उसके बाद वो पीरियड गुजारेगी। अब आपसे लागत में पूछेगा कि इनहेरिटेंस से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड ये पूछेगा कि जो इनहेरिटेंस होती है वो क्या है। इसमें सिर्फ मैं मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ, ताकि आज की इस वीडियो के अंदर मोटी मोटी बातें जो लागत से रिलेटेड सिर्फ वही बता रहा हूँ, तो आज की वीडियो आखिरी है। पहली चीज़ ये कि हमारे पास एक शख्स अपनी मर्जी से, लागत है पूछेगा, एक शख्स अपनी मर्जी से अपनी जायदाद का कितना हिस्सा जो है वो किसी को गिफ्ट कर सकता है, वसीयत में लिख के दे सकता है। आप वो सिर्फ 1/3 हिस्सा लिख सकता है, मगर वो उस जायदाद का मालिक हो और वो मेजर हो, बच्चा ना हो। तो लागत में आपसे पूछ गलत स्टेटमेंट बना के देगा कि एक माइनर अपनी जायदाद का 1/3 हिस्सा वसीयत में लिख के दे सकता है, किसी को गिफ्ट कर सकता है, कोई गलत। माइनर नहीं कर सकता, नाबालिग नहीं कर सकता, बल्कि बालिग कर सकता है 1/3 हिस्सा। अब ये 1/3 हिस्सा कहां से निकाला जाएगा? ठीक है, पहले सबसे पहले जो होता है वो उसकी कफन दफन का जो इंतज़ाम होता है, वो निकालने के बाद उसका फिर जो है हम ये वरासत करते होते हैं कि फिर उसके कर्जदारों को दिया जाता है, फिर उसके बाद क्या नाम जो बचता है फिर उनकी वरासत में आता है। देखो, एक शख्स फोत होता है तो सबसे पहले उसे कफन दफन का, फिर उसके कर्जे का, अब जो बच गया बाकी फिर ये वरासत में तकसीम होगा, और यही जो है फिर किस में तकसीम होगा? 1/3 हिस्से के ऊपर गिफ्ट की हालत में, ये वसीयत की हालत में तकसीम होगा। आपसे लागत में पूछ सकता है, एक शख्स क्या अपनी पूरी जायदाद वसीयत करके मर सकता है कि हाँ ये जायदाद फलां को दे देना? ऐसा नहीं कर सकता। देखो, इनहेरिटेंस के अंदर कोई शख्स अपनी जायदाद को वसीयत करके नहीं मर सकता कि मैं मरूं तो मेरी पूरी की पूरी जायदाद मेरे वारसों को ना दी जाए बल्कि किसी और को दी जाए। नहीं, वो सिर्फ 1/3 हिस्से को वसीयत कर सकता है। अब लागत में आपसे एक बड़ा अजीब व गरीब सवाल पूछेगा और उलझा कर पूछेगा। एक शख्स जिंदा है और उसकी प्रॉपर्टी है, अपनी ज़िंदगी में वो अपने तमाम बच्चों को महरूम कर सकता है प्रॉपर्टी से, किसी एक को दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। हाँ, इसके मुतालिक छोटे छोटे लॉ केसेस हैं, केस लॉ है, मगर वो केस लॉ की हद तक है। मगर जो असल है शरीयत के अंदर, मैं बता रहा हूँ, हम शरीयत को पढ़ रहे हैं कि शरीयत के हिसाब से एक शख्स अपनी पूरी जायदाद को अपनी ज़िंदगी में, याद रखना ज़िंदगी में, फिर कह रहा हूँ ज़िंदगी में जिस शख्स को चाहे मुफ्त उठा के दे सकता है। तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में तो ऐसा कर सकता है, मरने के बाद ऐसा नहीं होगा, या वो अपनी वसीयत में लिख जाए कि मेरे मरने के बाद पूरी जायदाद फलां को दे दी जाए? नहीं, 1/3 हिस्सा। अब है हमारे पास
शूरा सिस्टम, शूरा सिस्टम इस्लाम में क्या है? तो इस्लाम ने शूरा सिस्टम को प्रमोट किया। शूरा किसको कहते हैं? मशवरा करना। आज के निज़ाम के मुताबिक आपसे लाके पूछेगा जो शूरा है उसकी मौजूदा मिसाल पाकिस्तान में क्या, आप कहेंगे पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट हमारी शूरा, शूरा किसको कहते हैं? कि मशवरा करना। अब इसकी किस्में कितनी है? जो सिर्फ लॉ गैट से रिलेटेड बता रहा हूँ, मैं उसको डीप में नहीं लेके जा रहा, क्योंकि मैंने एक ही वीडियो के अंदर सारा ख़त्म करना है और इतना बताना है कि आपका लॉ गैट का पूरा पेपर हल हो जाए इंशाअल्लाह। शूरा की दो किस्में, एक मजलिस शूरा आम, एक मजलिस शूरा ख़ास। आपसे लॉ गैट में पूछेगा कि मजलिस शूरा ख़ास किसको कहते हैं? वो कहेंगे उसके अंदर वो लोग बैठेंगे, उन लोगों से मशवरा किया जाएगा। शूरा कहते हैं किसको? शूरा निज़ाम कहते हैं पार्लियामेंट को। जब भी कोई मशवरा किया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, तो वो शूरा के ज़रिए से, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया जाता है। तो इस्लाम में शूरा की दो किस्में हैं, एक शूरा ख़ास, एक शूरा आम। शूरा ख़ास का मतलब क्या है? वो शूरा कि जिसके अंदर एक उन लोगों से, शूरा ख़ास उन लोगों से मशवरा ले कि जो उसके कैपेबल भी हैं, उसको देने की सलाहियत रखते हैं। वो ख़ास वज़ीर, एक्सपर्ट्स, वो मजलिस शूरा, उनसे वो चीज़ें पूछेंगे जो ख़ास होंगी। और आम कि जिसका ताल्लुक़ आम मामलात से होगा, वो आम मजलिस शूरा आम, तमाम लोगों के से हम पूछ सकते हैं कि मजलिस शूरा आम के अंदर आपसे पूछेगा कि मजलिस शूरा आम की आजकल जो है वो पाकिस्तान में कौन सी किस्म है? मजलिस शूरा आम की, ख़ास नहीं आम की। आप मजलिस शूरा आम की मौजूदा जो शक्ल है वो नेशनल असम्बली है और मजलिस शूरा ख़ास की सेनेट है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं। हाँ, आपसे ये पूछ सकता है कि क्या मजलिस शूरा ख़ास ने जो फ़ैसला किया है इस्लाम में, ऐसा हो सकता है कि उसको मजलिस शूरा आम से भी मशवरा ले लिया जाए? हाँ, ऐसा होता है। इस्लाम ने ऐसा किया कि पहले फ़ुक़हा ने क्या किया कि, फ़ुक़हा कहता हूँ जो खलीफा थे, उन्होंने मजलिस शूरा ख़ास के अंदर एक फ़ैसला प्रूफ करवाया, उसको पास करवाया, मगर पास करवाने से पहले मजलिस शूरा आम में ले गए, लोगों से पता किया हम ये पास कर रहे हैं, हमें मजबूरी है, तो लोगों ने उसकी इजाज़त दे दी, तो उन्होंने उसको कबूल कर लिया। अगर कोई मॉडिफिकेशन करना चाहे, चेंजेस करना चाहिए, तो चेंज कर दी। अब है इस्लामिक क्रिमिनल लॉ। इस्लामिक क्रिमिनल लॉ क्या है? इस्लाम के अंदर दो तरह की सज़ाएँ हैं, एक है हद, एक है ताज़ीर। हद किसको कहते हैं? हद कहते हैं वो सज़ाएँ जिसकी कुरान ने, शरीयत ने खुद सज़ाएँ मुकर्रर कर दी, वो हद है। अब अब हम पहले पढ़ते हैं हद की सज़ा। ज़िना, ज़िना किसको कहते हैं? एक औरत के साथ उसकी मर्ज़ी के ज़बरदस्ती कुछ किया गया हो तो वो ज़िना कहलाता है। अब इसके लिए आपसे लॉ गैट के अंदर पूछेगा ज़िना के लिए प्रूफ, हद के लिए, ज़िना हद के लिए प्रूफ क्या होना ज़रूरी है? आप कहेंगे पहला प्रूफ ये कि जिसने ज़िना किया अपने मुंह से मान ले कि मैंने ये किया है, या तो ये सबूत। अगर वो मुंह से नहीं मानना तो 4 गवाह होना ज़रूरी है, और उन 4 गवाहों की ये शर्त होना ज़रूरी है। देखो ज़िना के लिए क्या, पहला तो ये कि वो खुद शख्स मान ले करने वाला कि मैंने किया है। अगर वो नहीं मानता तो फिर 4 मुसलमान गवाह होंगे, और वो कौन से? सब के सब मुसलमान हों, बालिग हों, आकिल हों, और वो तज़कियतुश्शहूद पर पूरे उतरें। तज़कियतुश्शहूद का मतलब क्या? उन्होंने जानबूझकर अपनी ज़िंदगी में कोई गुनाह कबीरा ना किया हो। तो क्या ज़िना के लिए प्रूफ क्या है? 4 मर्द गवाह। ठीक है, 4 मर्द गवाह कौन से हों? कि जो आकिल हों, बालिग हों, और क्या नाम है, मुसलमान हों, और तज़कियतुश्शहूद पे पूरा उतरे 4 गवाह। अब बाकी जितने भी हदूद के केसेस हैं, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि कज़फ़ है, ड्रिंकिंग है, थेफ्ट है, उसके बाद हरबा है, यानी कि क्या नाम है, डकैती वगैरह है, और उसके अलावा क्या नाम है, एपोस्टेसी है। ठीक है, तो बाकी जो हैं उनके लिए हम क्या कर देंगे, उन सब के लिए आपकी क्या होगी कि 2 मर्दों की ज़रूरत है। देखो सिर्फ ज़िना के केस के अंदर 4 गवाहों की ज़रूरत है। ज़िना के अलावा किसकी ज़रूरत है? फिर 2 गवाहों की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर कज़फ़ के लिए किसकी ज़रूरत है? कज़फ़ के लिए टेस्टिमनी ऑफ 2 मेल मुस्लिम। ठीक है, फ्री मुस्लिम। दोबारा देख लें, मैं सारा निचोड़ बता रहा हूँ। सिर्फ ज़िना हद के अंदर जो ये अभी जो लफ्ज़ बताया, हद में कौन कौन से शामिल है? ज़िना शामिल है, कज़फ़ शामिल है, ड्रिंकिंग यानी शराब शामिल है, थेफ्ट यानी जिसको सिरका कहेंगे वो शामिल है, उसके अलावा जो है हरबा यानी डकैती शामिल है, एपोस्टेसी यानी कि मुरतद हो जाना, इस्लाम को छोड़ देना, ये चीज़ शामिल है।
जिना के अंदर सिर्फ 4 मुसलमान गवाह ज़रूरी हैं और उनके लिए क्या है, वो तज़कियतुश शहूद हों, वो मुसलमान हों, बालिग हों, आकिल हों। बाकी तमाम हदों के अंदर 2 मुसलमानों की ज़रूरत है, मगर वो 2 कौन से हैं, वो सब के सब मुसलमान हों, आकिल हों, बालिग हों, 2 के 2 वही वाली शर्तें वही रहेंगी, मगर सिर्फ तादाद बदल जाएगी। जिना में 4 तादाद, बाकी में 2 तादाद, शर्तें वही, दोनों के दोनों आकिल हों, बालिग हों, मुसलमान हों और उन्होंने तज़कियत और शहूद पे पूरा उतरते हों। अब आपसे लागाट में पूछेगा क्या हद की शराइत के अंदर जो है, हद के केसों के अंदर हम औरत जो है वो गवाह हो सकती है? आप कहेंगे नहीं हो सकती। अब आपसे लागाट में पूछेगा जो फिनेंशियल मैटर होते हैं, जिनका ताल्लुक माल के लेन देन से होता है, उसके अंदर कौन गवाह हो सकता है? आप कहेंगे उसमें या तो 2 मर्द या फिर 1 औरत और या फिर 1 मर्द और 2 औरतें। देखो फिनेंशियल मैटर के अंदर 2 मर्द होना ज़रूरी है। अगर 2 मर्द नहीं है तो फिर 1 मर्द और 2 औरतें होना ज़रूरी है। अब आपसे वजह भी पूछ सकता है कि 2 औरतें होना क्यों ज़रूरी है? आप कहेंगे ताकि एक भूले तो दूसरी उसको रिमाइंड करवा दे, याद करवा दे। अब आपसे लागाट ने पूछेगा स्पेशल केसेस के अंदर कितने गवाह होना ज़रूरी है? आप कहेंगे स्पेशल केसेस के अंदर 1 गवाह भी काफ़ी होता है। स्पेशल केसेस में 1 गवाह भी काफ़ी है। आपसे पूछेगा ताज़ीर क्या है? ताज़ीर वो जुराइम हैं कि जिनकी जो हद में ना आते हैं वो सारे के सारे ताज़ीर के अंदर चले जाते हैं। अब ताज़ीर किसके अंदर हो सकते हैं कि ताज़ीर इज़ इन्फ्लिक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफेंसेस विच आर अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन प्रॉपर्टी, पब्लिक पीस। आपसे पूछ सकता है ये वाली चीज़ें कि ये ताज़ीर में आती हैं, तो आप कहेंगे हाँ ये सारी चीज़ें ताज़ीर के अंदर आती हैं। जो जुराइम इंसानी जिस्म से, इंसानी बॉडी से, इंसानी प्रॉपर्टी से, पब्लिक पीस से, ट्रिंक्विलिटी से, डिसेंसी से, मोरल से, रिलीजियस से, प्रेजुसी से, ठीक है, उसके बाद फोर्जरी से, गैम्बलिंग से, इन तमाम चीज़ों से जो है वो सारे के सारे ताज़ीर के अंदर आते हैं। अब आपसे पूछेगा चोर की अंदर जो है, नहीं चोर कहता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, वो तो हमने पढ़ चुके हैं, हाँ वो तो चोरी हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ रहे हैं इस्लाम के अंदर ज़कात और उशर में क्या फ़र्क है। ज़कात जो होती है वो एक इंसान के माल पर तब होती है या तो उसके पास 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोले चांदी हो। 7.5 तोला सोना या 52.5 तोले चांदी। अब आपसे पूछेगा 7.5 तोला सोना कितने ग्राम सोना बनता है? आप कहेंगे 87.48 ग्राम। देखो 7.5 तोला कितना, 87.48 ग्राम जो तो सोना हो, या 52.5 तोले चांदी, ये ग्राम में कितनी होगी? 612.36 ग्राम। तो 7.5 तोला किसके बराबर है? 87.48 ग्राम। और 52 तोले चांदी किस में है? 612.38 ग्राम। ये अगर उसके पास माल है तो उसके लिए शर्त क्या है ज़कात के लिए? वो माल पूरा कमरी 1 साल उसकी पोजीशन में रहा हो, वो उसका अपना हो, 7.5 तोला सोना हो, 52.5 तोले चांदी हो, ये इसी की मिकदार की उसके पास कोई मिल्कियत हो, तो वो क्या चीज़ है? वो उस पर उसको ज़कात 2.5% के हिसाब से देनी पड़ेगी, 2.5 के हिसाब से उसको ज़कात देनी पड़ेगी। उशर क्या होता है? उशर 10% के हिसाब से देना पड़ता है, खम्स 5% के हिसाब से देना पड़ता है। अब आपसे लागाट के अंदर पूछेगा कि एक शख्स के पास 11 महीने तक, पूरे 12 महीने नहीं हुए, 11 महीने 25 दिन तक उसके पास एक चीज़ उसकी रही, आखिरी जो दिन आने वाला था 1 साल पूरा होने से पहले, और वो अपने माल को खो बैठता है या उसका माल किसी और के पास चला जाता है, अब उस पर ज़कात लागू है? अब ज़कात लागू नहीं, पूरा 1 साल होना, पूरे 12 कमरी महीना होना ज़रूरी है। आपसे लागाट पूछेगा 12 शमसी ईयर जो है, सोलर ईयर होना ज़रूरी है, 1 सोलर ईयर होना ज़रूरी है, या 1 लूनर यानी मून ईयर होना ज़रूरी है? 1 मून ईयर, लूनर ईयर होना ज़रूरी है, सोलर ईयर होना ज़रूरी नहीं है। अब इस्लाम के अंदर आपसे लागाट के अंदर पूछेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन यानी इस्लाम के अंदर गवाह कौन कौन सा हो सकता है। इस्लाम के अंदर जो है कोई भी शख्स गवाह हो सकता है, बच्चा भी गवाह हो सकता है, ठीक है, मगर वो मामला हद का ना हो। अब है इस्लाम के अंदर क्वालिफिकेशन जो है, आपसे पूछेगा
जो गवाह है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? पहली जो शर्त है वो तज़कियतुश शहूद होनी चाहिए। फिर दूसरी जो उसकी क्वालिफिकेशन है वो मुस्लिम हो तो बेहतर है, मेल हो, फीमेल भी हो सकती है, एडल्ट हो, ठीक है, बच्चा भी हो सकता है कि वो काबिल समझ है। उसके बाद साउंड माइंडेड होना ज़रूरी है। और दूसरी उसकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है कि फ़िज़िकली फिट हो, ठीक है, वो फिज़िकली फिट हो, कभी कज़फ़ की सज़ा के अंदर ना पकड़ा गया हो, खुल के गुनाह ना करता हो, ठीक है, ये उसकी होना ज़रूरी है। अब इस्लाम के अंदर कौन से शख्स, ये वाला कीमती ज़्यादा है, इस्लाम में ये वाले जो लोग हैं ये गवाह नहीं होते। पहला है लुनेटिक, इंसेन, पागल पर्सन, लुनेटिक दीवाना, मजनू, इंसेन पागल एंड इडियट पर्सन गवाह नहीं होंगे। उसके बाद कन्विक्टेड ऑफ कज़फ़, जो शख्स झूठ की गवाहियों के अंदर, कज़फ़ के अंदर गिरफ्तार हुआ, वो नहीं होगा। फिर है पर्सन शॉर्ट ऑफ मेमोरी, जो भूल जाता हो बार बार, वो गवाह नहीं होगा। नॉन मुस्लिम एंड एनिमी, इस्लाम के मामलात में, इस्लाम के अपने पर्सनल मामलों में गैर मुस्लिम जो है वो गवाह नहीं होगा। क्लोज रिलेटिव एंड फास्ट फ्रेंड गवाह नहीं होंगे। चिल्ड्रन ऑफ पार्टीज़, बच्चों की जो तहवील की जो पार्टी होती है वो गवाह नहीं होंगी। पर्सन हु मेक फन ऑफ रिलीजन, वो शख्स जो मज़ाहिबों का मजाक उड़ाता हो वो इस्लाम के अंदर गवाह नहीं होता। ऑफेंडर ऑफ मेजर सिन, वो शख्स के जो बड़े बड़े गुनाह करता हो, बेशक के वो मेजर ही क्यों ना हो, वो शख्स क्या नाम है, बालिग ही क्यों ना हो या ना बालिग क्यों ना, मगर खुल के गुनाह करता हो तो वो नहीं होगा। उसके बाद है बैड रेपुटेशन पर्सन, ऐसा शख्स जिसकी के बारे के अंदर बहुत गलत बातें लोग करते हैं और वो उसको देखा भी गया, वो शख्स नहीं हो सकता। तो आज हमने मेरे भाई यहाँ तक देखा। आपसे पूछेगा फोर्थ सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट कौन से, आप कहेंगे इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, जो है ये फोर्थ स्कूल ऑफ सुन्नी थॉट है। अब आपसे लॉ गेट के अंदर पूछेगा कि हनफी जो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, इसकी मेजर पहचान क्या है? आप कहेंगे यूज़ ऑफ क्यास या एनालॉजी। हनफी स्कूल ऑफ थॉट की मेजर पहचान ये कि ये यूज़ ऑफ क्यास या एनालॉजी को जो है वो प्रमोट करता है। अब आपसे पूछेगा मालिकी जो स्कूल ऑफ थॉट है इसकी जो है पहचान क्या है? चलो पहले इसको हनफी को देख लेते हैं। हनफी की क्या है कि यूज़ ऑफ क्यास और एनालॉजी इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और ये कौन कौन से इलाकों के अंदर है? ये अफ़गानिस्तान, तुर्की, उसके बाद वेस्टर्न एशिया, लोअर इजिप्ट, इन इलाकों के अंदर जो है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट इनके अंदर है। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट की क्या पहचान है? ये ग्रेट कलेक्टर ऑफ हदीस है। मालिकी स्कूल ऑफ थॉट की क्या है कि ये ग्रेट कलेक्टर ऑफ हदीस, हदीसों को ज़्यादा अहमियत देता है। ये अहम है नॉर्थ अफ्रीका में और अपर इजिप्ट के अंदर। उसके बाद आपसे पूछेगा शाफी स्कूल ऑफ थॉट की क्या है कि ये कंट्रीब्यूशन इन डिस्टिंग्विश एंड प्रेफरिंग ऑफ प्रॉफिट हदीस, ये आपसे की हदीसों को ज़्यादा प्रेफर देता है। और ये कहाँ पे ज़्यादा अहम है? ये मलेशिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, साउथ अफ्रीका वगैरह, साउथ अरबिया के अंदर, ईस्ट अफ्रीका के अंदर और इजिप्ट वगैरह के अंदर ज़्यादा है। अब है हम्बली स्कूल ऑफ थॉट, इसकी पहचान क्या है कि रिजिड इंटरप्रिटेशन ऑफ शरिया, ये शरीयत की बड़ी सख्ती के साथ जो है वो वजाहत करता है। और ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ये नॉर्थर्न एंड सेंट्रल अरबिक मॉडर्न सऊदी अरब के अंदर जो है अहम है। तो हमने यहाँ तक का था, हमारी लॉ गेट की जो है हमारी ख़त्म हो गई इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का। हमारे में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफ़िज़।